सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं और उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं, जो आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस 2025 और आरओ से संबंधित क्वेश्चन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार में प्रचलित खूंटी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कि खूंटकट्टी प्रणाली के संदर्भ में विचार करें। पहला यह है कि यह प्रणाली भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित थी, जिससे अंग्रेजों को भू राजस्व संग्रह के माध्यम से मुंडा जनजाति को नियंत्रित करने की अनुमति मिली। और दूसरा है कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने अंततः खूंटकट्टी प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत है, क्योंकि खूंटकट्टी प्रणाली जो है वो छोटा नागपुर में मुंडा जनजाति में प्रचलित थी और यह व्यक्तिगत स्वामित्व पर निर्भर नहीं थी। व्यक्तिगत स्वामित्व पर निर्भर नहीं थी, यह जो थी सामूहिक स्वामित्व पर निर्भर थी या फिर स्वामित्व पर आधारित थी। यह व्यवस्था कबीला आधारित संरचना के अधीन संचालित होती थी। कबीलों में यह होता था कि जहां भूमि का स्वामित्व जो है किसी एक व्यक्ति के पास ना होकर किसी समुदाय के पास होता था। खूंट का मतलब जो है वो वंश या कबीला ही होता है, जिसमें प्रत्येक परिवार को सामुदायिक भूमि के हिस्से पर कृषि करने का अधिकार प्राप्त होता है और उस उपज को कबीले के सदस्यों के बीच साझा किया जाता था। इसलिए पहला विकल्प जो है वो गलत था। भूमि राजस्व संग्रह प्रणाली लागू करते समय ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन को यह प्रणाली चुनौतीपूर्ण लगी, क्योंकि यह उनकी व्यक्तिगत स्वामित्व आधारित राजस्व प्रणाली के अनुरूप नहीं थी। खूंटकट्टी प्रणाली के कारण मुंडा लोगों को अपनी भूमि पर काफी हद तक स्वायत्तता प्राप्त थी या स्वतंत्रता प्राप्त थी। इसके कारण मुंडा लोगों ने बाहरी हस्तक्षेप विशेषकर अंग्रेजों से विरोध मोल लिया। इस प्रणाली ने मुंडा जीवन शैली और भूमि अधिकारों को सदियों तक संरक्षित रखने में मदद की, लेकिन व्यक्तिगत स्वामित्व और राजस्व प्रणाली लागू करने की ब्रिटिश नीति के कारण कई मुंडा सदस्य अपनी भूमि को साहूकारों और जमींदारों सहित बाहरी लोगों को बेचने के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम प्रभावित हुआ। ठीक है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह यानी उलगुलान विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और साहूकारों के अधीन मुंडा समुदाय द्वारा किए जा रहे शोषण और भूमि अधिकारों के हनन के खिलाफ था। इस अधिनियम का उद्देश्य जो था मुंडा सहित जनजाति समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना था, ताकि उनकी भूमि को गैर जनजाति लोगों को हस्तांतरित होने से रोका जा सके। इसी अधिनियम ने मुंडाओं के अपने पैतृक भूमि पर सामूहिक अधिकारों को मान्यता दी और खूंटकट्टी प्रणाली को बाहरी हस्तक्षेपों से सुरक्षित किया। इसलिए दूसरा कथन जो है वो भी गलत है। इस अधिनियम ने खूंटकट्टी प्रणाली को समाप्त नहीं किया, बल्कि सामुदायिक भूमि स्वामित्व को कानूनी रूप से बरकरार रखा और संरक्षित किया, जिसका मुंडा जनजाति प्रतिनिधित्व करती थी। यह कानून बाहरी लोगों और औपनिवेशिक प्रशासकों के बढ़ते दबाव के सामने जनजातीय भूमि अधिकारों को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले डार्क ऑक्सीजन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? डार्क ऑक्सीजन के संदर्भ में कि यह सूर्य के प्रकाश द्वारा गहरे समुद्र में उत्पादित ऑक्सीजन है, यह वायुमंडल में धातुओं को रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न ऑक्सीजन है, यह गहरे समुद्र में धात्विक पिंडों के द्वारा उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन है, यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न ऑक्सीजन है। तो डार्क ऑक्सीजन क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, इसका जो है
सी ऑप्शन जो है वो सही है। ऐसा इसलिए है कि वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र में समुद्री तल पर धात्विक पिंडों द्वारा उत्पादित होने वाली डार्क ऑक्सीजन की खोज की है, और इस खोज ने यह धारणा बदल दी है। एक धारणा थी कि ऑक्सीजन उत्पादन के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए यह धारणा जो है यह खारिज हो गई। डार्क ऑक्सीजन गहरे समुद्र में सूर्य के प्रकाश के बिना समुद्र तल पर धात्विक पिंडों के द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन है, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। इसे कैसे उत्पादित किया जाता है? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ये धातु पिंड जो हैं वो बैटरी की तरह कार्य करते हुए विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, जो समुद्री जल यानी H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देते हैं। अब इनके प्रयोग क्या हो सकते हैं? तो इनके प्रयोग में जैसे कि गहरे समुद्री जीवन के लिए सहायक है, जैसे कि गहरे समुद्री वातावरण में जीवों को ये ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं या करते हैं, और इससे पता चलता है कि इस प्रकार से ऑक्सीजन अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर भी उत्पादित हो सकती है, जो संभवतः वहां जीवन को एक नया समर्थन प्रदान कर सकती है। मतलब कि जहां पर जरूरी नहीं है कि सूर्य ही हो, और वहां इन जो पिंड हैं इनके द्वारा भी ऑक्सीजन का जो है उत्पादन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था उसमें कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? 1920 जो नागपुर अधिवेशन 1920 की अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। तो कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1920 का जो अधिवेशन था जो नागपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है वो राघवाचार्य ने ही की थी, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही है। इसी अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था, और कांग्रेस के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ था कि कांग्रेस ने संवैधानिक तरीकों से सुशासन की प्राप्ति के लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से सुशासन प्राप्ति को लक्ष्य घोषित किया। मतलब कि यहां पर अभी तो जो 1920 से पहले जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने संवैधानिक तरीकों से सुशासन की प्राप्ति का अपना लक्ष्य रखा था, उसको बदलकर उन्होंने शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से सुशासन प्राप्ति का अपना नया लक्ष्य घोषित किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जनसंघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। अगर प्रश्न कभी यह आता है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जनसंघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया, तो वो नागपुर अधिवेशन 1920, और जिसकी अध्यक्षता जो है सी विजय राघवाचार्य ने की थी। इसके अलावा कुछ कांग्रेस में संगठन के रूप में परिवर्तन भी हुए, जैसे कि कांग्रेस के दैनिक क्रियाकलापों को देखने के लिए 15 सदस्यों की कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया, और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भी गठन किया गया, जिससे गांवों कस्बों में भी कांग्रेस समितियां बनाई गई। और सदस्यता जो शुल्क थी जो 4 आना थी सदस्यता शुल्क, इसको जो 6 आना थी इसको घटा के उन्होंने 4 आना कर दिया। सदस्यता शुल्क जो 6 आना थी उसे घटाकर 4 आना कर दिया। और गांधी जी ने यह घोषणा की थी कि यदि असहयोग कार्यक्रम पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कभी प्रश्न यह आता है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज का लक्ष्य का नारा गांधी जी ने कहां दिया, तो नागपुर में 1920। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना
एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि वह संवैधानिक और न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष के पक्षधर थे, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में नाम मात्र की भूमिका निभाई। जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का प्रस्ताव जो है वो 1916 में पारित किया गया था, ना कि 1920 में। इसलिए इसका जो है वो डी ऑप्शन सही है। अगर लखनऊ समझौते की बात करें तो लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राष्ट्रीय संघर्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार के समक्ष संयुक्त संवैधानिक मांगे प्रस्तुत करने पर अपनी सहमति व्यक्त की, तो कांग्रेस ने भी मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मांग को स्वीकार कर लिया, जो तब तक जारी रहेगी जब तक कोई एक संयुक्त समुदाय संयुक्त निर्वाचन की मांग नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दक्ष परियोजना शब्दावली का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? दक्ष परियोजना का, कि दक्ष परियोजना क्या थी? पहला है कि निगरानी के लिए अगली पीढ़ी के सैन्य ड्रोन के विकास के लिए यूएवी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी नेटवर्क की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करने के लिए, या विस्फोटक खगोलीय स्रोतों के अध्ययन के लिए हाई एनर्जी वाले स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण करने के लिए। तो कौन सा कथन जो है वो सही है दक्ष परियोजना के बारे में? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, विस्फोटक खगोलीय स्रोतों के अध्ययन के लिए हाई एनर्जी वाले स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण करने के लिए। दक्ष परियोजना का उद्देश्य जो है वो हाई एनर्जी वाले 2 टेलीस्कोप का निर्माण करना है। इस परियोजना का नेतृत्व जो है दक्ष परियोजना है, इसका नेतृत्व जो है वो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया जा रहा है। इसमें भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स और इसरो के केंद्रों का भी इसमें सहयोग शामिल है। दक्ष परियोजना में हाई एनर्जी वाले 2 स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण करने का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये टेलीस्कोप विस्फोटक खगोलीय स्रोत जैसे गामा किरणों का विस्फोट, गुरुत्वाकर्षण तरंग स्रोतों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समकक्षों का अध्ययन करेंगे। और प्रत्येक टेलीस्कोप जो है वो 3 प्रकार के सेंसर से सुसज्जित होगा, जो किलोवाट से लेकर मेगावाट तक की ऊर्जा सीमा को कवर करेगा। 5 वर्ष के इस मिशन में दक्ष से हजारों गामा विस्फोट और दर्जनों उच्च ऊर्जा समकक्षों की खोजने की उम्मीद की जा रही है, जो न्यूट्रॉन तारों के विलय से उत्पन्न होती है। इस परियोजना का महत्व यह है कि यह 2 टेलीस्कोप को पृथ्वी की विपरीत दिशाओं में स्थापित किया जाएगा। अगर एक नॉर्थ में जाएगा तो एक साउथ में, या फिर एक ईस्ट में जाएगा तो एक वेस्ट में जाएगा। इससे मौजूदा मिशनों की तुलना में बेहतर तरीके से विस्फोटक घटनाओं को दर्ज किया जा सकता है। ये न्यूट्रॉन तारों के विलय और उनके कारणों से होने वाले गुरुत्वाकर्षण तरंगों के उत्सर्जन का स्रोतों का पता लगाएंगे। कोई भी न्यूट्रॉन तारा तब बनता है जब किसी विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है और वह नष्ट हो जाता है, तब उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स मास विंडो की पहली बार पुष्टि की जा सकती है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स जो हैं वो ऐसे ब्लैक होल्स हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद पहले सेकंड में बने थे। अगर हम गामा किरणों की बात करें, कि गामा विस्फोटों की बात करें कि इसको पता लगाने के लिए कौन कौन से अभी तक मिशन हैं, उसमें एक आता है एस्ट्रोसैट, ये भारत का है और यह मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। ये भी अंतरिक्ष में ऊर्जा की स्रोतों का अध्ययन करता है। फिर एक आता है फर्मी
फर्मी गामा रे, फर्मी गामा रे। यह नासा का टेलीस्कोप है जो गामा किरणों पर नजर रखता है, और नासा का स्विफ्ट ऑब्जर्व मिशन जो है वो भी गामा के विस्फोटों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू घोषणा और मोंटफोर्ट सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 1917 की अगस्त घोषणा के तहत राष्ट्रवादियों के सुशासन की मांग को गैर राजद्रोहात्मक माना गया और कांग्रेस ने चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया क्योंकि इसमें अधिकांश राष्ट्रवादी मांगों को शामिल किया गया था। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, मतलब पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए कि भारत के राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की, एक घोषणा की, उस घोषणा को अगस्त घोषणा के रूप में जाना जाता है। इस घोषणा में यह कहा गया कि सरकार की नीति, यानी ब्रिटिश सरकार की नीति, प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके। स्वशासन, इसीलिए इसी घोषणा के तहत स्वशासन या होम रूल के लिए राष्ट्रवादियों की मांग को राजद्रोही नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति अब सरकार की नीति बन गई थी, जबकि इससे पहले 1909 में मार्ले ने कहा था कि सुधारों का उद्देश्य भारत को स्वशासन देना नहीं था, इसलिए पहला कथन जो है सही है। अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा के अनुरूप ही सरकार ने जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ट सुधार की घोषणा की। इन्हीं सुधारों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया और इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन के अंतर्गत दो सूचियां, विषयों की जो शासन की दो सूचियां तैयार की गई, एक को आरक्षित और दूसरी को हस्तांतरित। आरक्षित विषयों के अंतर्गत कानून और व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि शामिल थे, जबकि हस्तांतरित विषयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि और उत्पाद शुल्क जैसे विषय शामिल थे। आरक्षित विषयों को गवर्नर के द्वारा कार्यकारी परिषद के माध्यम से, जबकि हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित मंत्रियों के द्वारा प्रशासन किया जाता था। कांग्रेस ने अगस्त 1918 में बंबई में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया। इसमें मोंटफोर्ट सुधारों को निराशाजनक और असंतोषजनक करार दिया और इसके बजाय उन्होंने प्रभावी सुशासन की मांग की। तिलक ने मोंटफोर्ट सुधार को अयोग्य और निराशाजनक कहा और कहा कि एक सूरज रहित सुबह इसकी संज्ञा दी, जबकि एनी बेसेंट ने इंग्लैंड के द्वारा प्रस्तावित और भारत द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं माना, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।